सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं संचन भाग 1 कक्षा 9 के लिए इसका पाठ 2। हमारे इस पाठ का नाम है स्मृति, जो श्री राम शर्मा द्वारा लिखा गया है। देखिए, इस स्मृति में श्री राम शर्मा ने अपनी किन स्मृतियों का वर्णन किया है। कहते हैं कि सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिरी या जनवरी का पहला महीना होगा। चिल्ला होता है सर्दी। जाड़ा पड़ रहा था। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत के भयंकर तौर बाढ़ भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं जरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट आओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ था। समझ में नहीं आता था कि वह कौन सा कसूर है। डरते डरते घर में घुसा। आशंका होता है डर, था कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो। पर आंगन में भाई साहब को पत्ता लिखते पाया। अब पिटने का भय तो दूर हो गया था। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाएं। ये बहुत जरूरी है। जाड़े के दिन थे। 30 पर हवा के प्रकोप से कंपकंपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। मज्जा होता है हड्डियों के भीतर कंपकंपी पैदा करना। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भूनने वाले के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना उस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहक हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष जो है उससे आम झूरे जाते थे। झूरे होता है तोड़े जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन होता है चेहरा। हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फुरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें अति भयंकर काला सांप रहता था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी न था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी वानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे। हमको कुएं में उचकने की सूझी। उचकना होता है उचकना, पंजे के बल उचक कर झांकना। सबसे पहले उचकने वाला मैं ही था। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है, कि सांप की आवाज़ कैसी होती है। उसने ढेला मारा। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि में सुनने की इच्छा थी, पर कुएं में जो ही डला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए सब बालक पहले तो उस फुसफुसाकर ऐसे चकित हो गए जैसे कि लोले करता हुआ मृग समूह जो है अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उछल कर एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहे लगाई। गांव में मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में डेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ में डेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत हो गई थी। सांप दोनों उस कुएं की ओर से निकले। कुएं में डेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई थी। मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे हो लिया। जैसे बड़ा मृग शावक के पीछे, मृग शावक होता है मृग का बच्चा, के पीछे जो है छोटा मृग शावक हो लेता है। कुएं के किनारे से एक डेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर डेला गिराया। पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी थी। सांप ने फुसकर मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात होता है अचानक, जैसे घास चढ़ते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है। हत होता है चोट पहुंचाना, और वह तड़पता रह जाता है।
उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। उसके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा था, ठीक वैसे ही जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनकी पकड़ने की घबराहट में स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई ढांडे मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। पलकों की ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय मैं झूठ बोलना नहीं जानता था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबदबा में बैठा सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और इधर उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी होता है दोनों तरफ से धार वाली तलवार कलेजे पर फिर रही थी और दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा बेदूर हो गई थी। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल, उससे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी, पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों में न कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी, पर उसे नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ, एक धोती मेरी और एक छोटे भाई की एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियां, 5 धोतियों और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं को गहराई के लिए काफी हुई। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी, खूब खींचाकर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के सिरे पर डंडा बांधा और उस कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को ढेंग के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को ढेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिया, आश्वासन होते तसल्ली देना, कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कहानी यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय नहीं था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहूंगा तब ध्यान से नीचे को देखा। अकल चकरा गई। सांप फैन फैलाई धरातल से एक हाथ ऊपर उठा और लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, आधा अगला भाग ऊपर और उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा था और मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठता था। संपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता है, फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती ढेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप के पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में
ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही, थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के दरातर पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा। एक एक इंच जो मैं नीचे उतरता जाता, त्यों तो मेरी एकाग्रचित बढ़ती जाती। मुझे एक सूझी होता है उपाय। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा लिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी जो है वह नीचे गिरी और सांप ने फूंक करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर में समकोण बनाती हुई लटकती रही। पर मैं इससे सांप से दूरी और कुएं के परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूल कर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षुश्रवा क्या होता है? चक्षुश्रवा होता है आंखों से सुनने वाला। चक्षु होता है आंखें और श्रवा होता है सुनने वाला। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर को आक्रमण करता है। सांप ने मोहनी सी डाल दी थी, शायद वह मेरे ओर को आक्रमण करता है। आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी इतनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाई जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास खड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी, एक मेरी ओर थी और मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैंतरों से पर डटे थे। पैंतरे होते हैं मुद्रा या अपनी स्थिति पर डटे थे। उस आसन पर खड़े होकर मुझे 4-5 सांप मुझ पर झपट मिनट हो गए तो दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचल कर मार देता, पर वह तो ऐचूक होता है खाली न जाने वाला। तरल विष मेरे भी शरीर पर पहुंचा देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत थी, डंडे ने सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था। कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये 2 मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। बाध्य होता है मजबूर। दूसरे मार्ग को अवलंबन करना पड़ा। अवलंबन होता है सहारा लेना। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप को दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर से उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा जो है चिट्ठी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी। डंडा छूट पड़ा। मैं तो उन मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर उछल कर जो खड़ा हुआ वह तो देखा कि डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ था। वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया हो, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले ही कायल था। उस सर्टिफिकेट की जरूरत न थी। सांप ने लगातार फूंक फूंक करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बारी से भांति अपमानित हुआ, या शायद वह सांप का उपवास कर रहा था। उधर फूंक फूंक करके मेरे उछलने और फिर वहीं धमाके से खड़े होने पर छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया है और बंधुत्व का नाता फूंक फूंक और धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया और मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से कोमल हृदय को धक्का लगा। भातृ स्नेह के कारण ताने बाने को चोट लगी। उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, पर उस फूंक और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा
फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक कर सहम और अंतक सा अपनी ओर को खींच गया। गुंजलक मारता, गुंजलक होता है गुत्थी, गांठ होती है जो, मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों डंग बचने के निकल आते हैं। वह दैविक कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठता था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशाना गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता। इसलिए कुएं की बगल में से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझे अब नहीं हो सकता था। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी, धोंकनी चल रही थी, पर एक एक इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल पर मैं चढ़ गया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को जार झूर कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद होता है बार बार चेतना की क्रिया करके, वह कुएं वाली घटना किसी से न कही। हम लोग आगे बढ़े। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने अपनी माँ को सुनाई और सैजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चे को डैने के नीचे छिपा लेती है। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। हाँ जी, ये हमारा लेसन था। अब हम इसके बोध प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।